तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन में मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की क्लास है जिसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। ये जो क्लास है ये जितनी इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए है उतनी ही इम्पोर्टेंट ये एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB या फिर हिंदी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम भक्ति काल पढ़ रहे थे जिसमें हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत पद्मावत को आज पढ़ेंगे। हिंदी सरोज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सबका अपना प्लेटफॉर्म है। इस पर हम आपको संपूर्ण जानकारी ऑथेंटिक सोर्सेज से देते हैं, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हो या फिर डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास। जितनी भी ऑथेंटिक जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं और संपूर्ण विवेचन पूरे विवरण के साथ हम आप लोगों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं और याद रखने की ट्रिक्स और टिप्स बताते हैं। ये बैच हमारा दिसंबर 2024 के लिए टारगेटेड है। और आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि हिंदी सरोज ऑनलाइन चैनल पर भक्ति काल की प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट 2 की सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं। आप यहां पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्लासेस को देखिए, पढ़िए, अच्छे से सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से पद्मावत को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 छोटी छोटी रचनाएं जिनके बारे में हमें बहुत कम जानना है उन्हें पढ़ लेते हैं। मृगावती, सबसे पहले हम मृगावती के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके रचनाकार कुतुबन हैं। इसका रचनाकाल 1503 ईस्वी माना जाता है। भाषा इसकी अवधी है। इसके नायक का नाम राजकुमार और नायिका का नाम मृगावती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी परंपरा की पहली रचना माना है। ये हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा की पहली क्लास में भी देखकर आए हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत सबसे पहली रचना मृगावती को माना है और सबसे पहला कवि कुतुबन। इसके नायक राजकुमार और नायिका मृगावती दोनों का प्रथम दर्शन में ही प्रेम हो जाता है। नायिका घर चली जाती है। नायक उसके प्रेम में वशीभूत होकर योगी का वेश बनाकर उसकी खोज में निकल पड़ता है। नायक द्वारा रास्ते में किसी अन्य सुंदरी को राक्षस के चंगुल से मुक्त करवाना इसमें महत्वपूर्ण है। इस रचना से यह प्रश्न आ सकता है कि किस प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत नायक किसी अन्य सुंदरी को राक्षस के चंगुल से मुक्त कराता है, तो उसका सही आंसर मृगावती हो जाएगा। राजकुमार और मृगावती का विवाह हो जाता है। राजकुमार की मृत्यु पर नायिका सती हो जाती है। तो ये है मृगावती के बारे में जानकारी जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और ये आप सब लोगों को पता है कि जो भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास की क्लास ले रहे हैं, हर क्लास के बाद में ऑथेंटिक जानकारियां जो बाकी रह जाती हैं, क्लास में कवर नहीं हो पाती, वो हम आचार्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में भी यही होगा। आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद आचार्य शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य का ग्रंथ है उसमें से हम संपूर्ण जानकारियां बटोरेंगे, उन्हें याद करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि कोई भी पॉइंट हमारा एग्जाम की दृष्टि से छूट ना पाए। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 4 पर है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वर दास हैं। इनका रचनाकाल 1501 ईस्वी और नायक इसके ऋतुपर्ण हैं। इस रचना के बारे में हम संपूर्ण विवरण पिछली क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं।
तो इसके बारे में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सूफी परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसका नायक ऋतुपर्ण एक उद्यान में नायिका सत्यवती को देखता है तथा उसे प्रणय निवेदन करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में जो हमने पढ़ा था कि वो सरोवर में देखता है उसे, लेकिन उद्यान में ही सरोवर था, वहीं पर वो दोनों मिलते हैं। नायिका उसे कोढ़ी होने का श्राप दे देती है और वह कोढ़ी हो जाता है। वह नायिका के घर के सामने बैठ जाता है तथा उससे प्रणय निवेदन करता रहता है। कितने दिनों तक बैठा रहा था? 28 दिनों तक। ये इंपॉर्टेंट है कि ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा में नायक ऋतुपर्ण कितने दिनों तक नायिका के घर के सामने बैठा रहा था? तो 28 दिन तक। 28 दिन के बाद नायिका जो है वो द्रवित हो जाती है और पूर्णमासी के दिन नायक को श्राप से मुक्त कर देती है और अंत में दोनों का विवाह हो जाता है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन जो कि ऋतुपर्ण और सत्यवती के पात्रों से दर्शाया है ईश्वरदास ने। और आगे हम चलते हैं पद्मावत पर। पद्मावत जो है ये सबसे महत्वपूर्ण रचना हो जाती है प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रबंधात्मक काव्य है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। रचना काल इसका 1540 ईस्वी है। अगर हिजरी सन में पूछे तो 947 हिजरी सन है। इसकी भाषा अवधी है। नायक इसका रत्न सिंह और नायिका पद्मावती है। देखिए, अगर प्रश्न आता है पद्मावत की भाषा को लेकर, तो पद्मावत की भाषा के लिए अगर वो ऑप्शन देता है अवधी, ठेठ ग्रामीण अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, तो हमें ठेठ ग्रामीण अवधि उसका सही उत्तर लगाना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि पद्मावत की जो भाषा है वो ठेठ ग्रामीण अवधि है। तो अगर ऑप्शन में अवधि और ठेठ ग्रामीण अवधि दोनों आ जाए तो हमें ठेठ ग्रामीण अवधि पर निशान लगाना है, टिक लगाना है, वही हमारा सही उत्तर होगा, ठेठ ग्रामीण अवधि। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? अभी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम आदिकाल में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके बारे में जो उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं हमें पता होने चाहिए वो हम देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक कस्बे में हुआ। निधन उनका 1542 ईस्वी में हुआ। उनके गुरु का नाम शेख मोहिदी या कहीं कहीं मोहिउद्दीन भी मिलता है। इनके 3 गुरुओं का नाम मिलता है। एक शेख मोहिदी जिसको हम मोहिउद्दीन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो शेख अशरफ को और शेख बुरहान को भी इनका गुरु मानते हैं। जो ये रचना पद्मावत है इसमें स्वयं जायसी ने अपने गुरुओं का नाम शेख अशरफ और शेख बुरहान लिखा है, इसीलिए बहुत से विद्वान जो हैं इन दोनों को ही इनका गुरु मानते हैं। ये किस शासक के समकालीन थे? क्योंकि इसमें शाह वक्त का नाम भी होता है, तो शाह वक्त के रूप में इसमें शेरशाह सूरी का नाम है। शेरशाह सूरी के समकालीन रहे हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे शेरशाह सूरी की सभा में गए थे, जहां पर उनके कुरूप होने के कारण सभासद जो सभा में लोग बैठे थे वो इन्हें देखकर हंस पड़े थे। ये मान्यता है। उन बहुत कुरूप थे और एक आंख से वो काने भी थे, जिसके कारण देखकर सभासद उन्हें हंसने लग गए। उन्हें देखकर जायसी ने ये पंक्ति कही थी, जिसके कारण सब लोग उनकी कविताई पर मोहित हो गए थे। उन्होंने क्या कहा था? मोही हंसही की कोहरही। इसका अर्थ है कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी उस सभा में कि सब लोग उन पर
आकर्षित हो गए थे। यह सुनकर सभासद लज्जित भी हुए। इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा, मसलनामा और कहरानामा। इनकी पहली जो रचना है, प्रथम रचना जो है वो आखिरी कलाम मानी जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब पद्मावत के बारे में, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का पद्मावत है, पद्मावत के बारे में पढ़ते हैं। पूरी जानकारी आपको पद्मावत के बारे में इस क्लास में मिलेगी। पद्मावत में कुल कितने अध्याय हैं? 57 अध्याय हैं। पद्मावत के बारे में जितना मैंने मैटर लिखा है आप लोगों के लिए क्लास में, मैं जो लेके आया हूं, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपको अवश्य ही उसे याद करना चाहिए। अगर इतना आपने इसके बारे में पढ़ लिया तो इसके बारे में आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसमें कुल 57 अध्याय हैं जिन्हें खंड कहा गया है, और इस कथा को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भाग में क्या है और उत्तरार्ध भाग में क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। पूर्वार्ध भाग में राजा रत्न सिंह और रानी पद्मावती की विवाह तक की कथा है। उनका विवाह जब तक हुआ तब तक की कथा हमें पूर्वार्ध भाग में प्राप्त होता है, और उत्तरार्ध भाग में विवाह के बाद की कथा चलती है। अधिकांश विद्वान पूर्वार्ध भाग को काल्पनिक मानते हैं और उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक कथा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि काल्पनिक कौन सा भाग है और ऐतिहासिक कौन सा भाग है। आगे बढ़ते हैं। इस कथा का आधार क्या है? तो डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार प्राकृत की एक रचना है रत्नशेखर। ये हमें याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि नायक का नाम रत्न सिंह है और इस प्राकृत रचना का नाम रत्नशेखर है, तो हमें यह आसानी से याद रह जाएगा कि इस कथा का आधार रत्नशेखर है, जो कि प्राकृत की बहुत पुरानी रचना मानी जाती है। इस कथा में है क्या? यह कथा चित्तौड़ के शासक रत्न सिंह तथा सिंघल द्वीप के शासक गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती की है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी और उनके पिता का क्या नाम था? तो वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी और उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। अब इस कथा में जो सहनायिका है नागमती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है पद्मावत काव्य में। ये रत्न सिंह की पत्नी थी। रत्न सिंह की पत्नी पहले नागमती ही थी, उसके बाद में जो सुआ है, यहां पर एक पात्र और आएगा तोता, हीरामन तोता जो है, वो राजा रत्न सिंह को पद्मावती के रूप का वर्णन करके सुनाता है, जिसके कारण रत्न सिंह उसके रूप के विवरण पर ही इतना मोहित हो जाता है कि उसे खोजने निकल जाता है और उससे विवाह कर लेता है। इसके बाद में नागमती वियोग खंड आता है, जो कि बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है नायिका की दशा का। जब दोनों वियोग में रहते हैं तब का वर्णन है ये। तो हीरामन तोता जो है वो रत्न सिंह को पद्मावती के बारे में बताता है। रत्न सिंह योगी का वेश बनाकर उसकी खोज में निकलता है। यहां पर हीरामन तोता जो है वो गुरु का रूप दर्शाया गया है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। प्रतीक योजना के अंतर्गत हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि किस पात्र को किसका प्रतीक इसमें बताया गया है। एक और पात्र इसमें आता है राघव चेतन। राघव चेतन कौन था? वो रत्न सिंह का राजपुरोहित था। वो बहुत ही भ्रष्ट आचरण वाला था, जिसके कारण रत्न सिंह ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो राघव चेतन जो है वो यहां पर एक दुष्ट भ्रष्टाचारी प्राणी है, पात्र है, जिसको रत्न सिंह ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। इस कथा के सारे पात्र जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, हमें इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब राघव चेतन क्या करता है? वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर उससे मिल जाता है और
रत्न सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वहां जाकर वो क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ही बैड कैरेक्टर का इंसान था, उसको पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वो बताता है। इसी क्रम में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसके रूप का विवरण सुनकर, पद्मावती के रूप का विवरण सुनकर बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा लेकर वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद रत्न सिंह को बंदी बना लेता है। इसी रचना में गोरा बादल नाम के दो धुरंधर योद्धा हैं जिनकी कथा भी इसमें है। क्या है इसमें, ये गोरा बादल जो है ये बहुत ही वीरता पूर्वक अपने राजा रत्नसेन को बचाने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, ये पालकी में स्त्री का वेश बनाकर जाते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो स्त्रियों पर बहुत सहज ही रीझ जाता था, ये इन्हें पता था, इसलिए पालकी में स्त्रियों का वेश बनाकर जाते हैं और राजा रत्न सिंह को छुड़वा लेते हैं और वहीं लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो गोरा और बादल की जो कथा है ये हमें पद्मावत में मिलती है। अलाउद्दीन जो है बहुत ही चिढ़ जाता है और वो अपनी चिढ़ निकालने के लिए क्या करता है, अलाउद्दीन जो है वो चित्तौड़ पर दोबारा आक्रमण कर देता है और अब की बार इसने जो आक्रमण किया इसमें राजा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। पद्मावती जो है वो सती हो जाती है। ये हमने पद्मावत मूवी भी देखी होगी और पद्मावत रचना की जो कथा है वो भी हम लोगों ने पढ़ रखी होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हिंदी साहित्य का कोई भी विद्यार्थी होगा इस कथा को पढ़े बिना रह ही नहीं सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी प्रसिद्ध रचना ये है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, मुख्य बिंदु हैं, वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रतीकात्मक रचना की प्रतीक योजना को स्पष्ट करते हुए स्वयं जायसी ने कहा है, उन्होंने क्या दोहा लिखा है, क्या पंक्तियां हैं इसके बारे में, प्रतीक योजना के बारे में क्या लिखा है, तन चित उर्मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवाज ही पंथ दिखावा, बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो इसमें क्या है, ये प्रतीक योजना को अपना स्पष्ट कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचो सोई जो न एहि चित बंधा, राघव चेतन सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो इन चार पंक्तियों में जो है इन्होंने पूरी प्रतीक योजना बता दी है। इन पंक्तियों के अनुसार चित्तौड़ जो है वो शरीर का प्रतीक है, रत्न सिंह मन या फिर आत्मा का प्रतीक है, सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है, पद्मिनी आध्यात्मिक बुद्धि का प्रतीक है। ये बुद्धि जो है यहाँ पर दो प्रतीक हैं बुद्धि के, एक आध्यात्मिक बुद्धि और एक सांसारिक बुद्धि। तो आध्यात्मिक बुद्धि का प्रतीक यहाँ पर पद्मिनी या फिर पद्मावत को माना गया है और हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है, नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और खिलजी जो है वो माया का प्रतीक दर्शाया गया है। इस रचना की प्रतीक योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से मिलान वाला प्रश्न इसमें से बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर ये जो पंक्तियां दी हैं जायसी की पंक्तियां पद्मावत की प्रतीक योजना के बारे में, वो पंक्तियां देकर भी हमें पूछ सकता है कि किस सांसारिक चीज को किसका प्रतीक बताया गया है। यहां पर क्या कहा है, तन चित उर, चित उर का अर्थ यहां पर चित्तौड़ से है कि चित्तौड़ को तन का प्रतीक बताया गया है और मन राजा, यहां पर राजा किसको कहा गया है, राजा रत्न सिंह को।
मन का रूप जो है वो राजा है। हृदय जो है वो सिंघलदीप है। बुद्धि, यहां पर बुद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक बुद्धि से, वो है पद्मिनी। गुरु जो है वो सुआ है। सुआ का अर्थ तोता होता है, जिसने पंथ दिखाया है, जिसने मार्ग बतलाया परमात्मा तक पहुंचने का। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। अगर गुरु ना होते तो जगत में हमें कोई भी गुण नहीं दिखाई देता, ऐसा कहना है जायसी का। नागमती यह दुनिया धंधा। यहां दुनिया धंधा का तात्पर्य सांसारिक बुद्धि से है। नागमती को सांसारिक बुद्धि का प्रतीक बताया है। बाँचो सोई जो न एही चित बंधा। राघव चेतन सोई शैतान। राघव चेतन को शैतान का रूप और अलाउद्दीन खिलजी को माया का रूप बताया है। तो ये प्रतीक योजना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं हिंदी वाला तो इसमें ये पूछा जा सकता है। शुक्ल जी ने रत्न सिंह को आत्मा तथा पद्मिनी को परमात्मा का प्रतीक माना है। ये शुक्ल जी के अनुसार है कि आत्मा ने परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या किया है। पद्मावत तथा कामायनी के पात्रों में कुछ समानता भी पाई जाती है। ये समानता क्या है हम देख लेते हैं। इसके जो पात्र हैं उनमें क्या समानता है। तो पद्मावत के बारे में तो हम पूरा जान चुके हैं और कामायनी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चलकर। जो हमारी काव्य विधाएं जो लगी हुई हैं, काव्य की जो रचनाएं लगी हुई हैं, उनमें एक कामायनी भी है। उसके 3 सर्ग हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। जब उनको पढ़ेंगे हम तब हम इनकी प्रतीक योजना को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पद्मावत के तो जानते हैं, तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या क्या समानता है, किस पात्र की किससे समानता बताई गई है। तो पद्मिनी की श्रद्धा से समानता बताई गई है। ये जो हैं पद्मिनी, नागमती, सिंघलदीप और रत्न सिंह, ये पद्मावत के पात्र हैं। और श्रद्धा, इड़ा, मानस सरोवर और मनु, ये जो हैं ये कामायनी के पात्र हैं। तो इनका कंपैरिजन किया है, इनकी समानता बताई है। माफ कीजिएगा, क्या समानता है। नागमती की इड़ा से समानता है, सिंघलदीप की मानस सरोवर से और रत्न सिंह की मनु से समानता पाई गई है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है, अच्छे से याद कर लेना है। अब पद्मावत में क्या है, सबसे पहले अल्लाह की स्तुति है और अल्लाह को यहां पर करतार के नाम से संबोधित किया गया है। क्या लिखा है इस स्तुति में, क्या लिखा है। सुमिरी एक आदि करतारू। मैं सुमरन करता हूं सिर्फ एक जो करतार है, जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसको मैं सुमरता हूं, उसका ध्यान करता हूं। अल्लाह के बाद में पैगंबर और गुरु की स्तुति है। गुरु के रूप में उन्होंने सैयद अशरफ और मोहिउद्दीन, इनकी दोनों की उन्होंने स्तुति की है। और किन पदों में की है वो पद मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। ये पद भी आ सकते हैं। तो सैयद अशरफ पीर पियारा, जेई मोहि पंथ दिन्हा उजियारा, ये है सैयद अशरफ के लिए जायसी जी लिखते हैं। और मोहिदी के लिए क्या लिखते हैं, पा पाई उ गुरु मोहिदी पीठा, मिला पंथ सो दर्शन दीठा। ये है, इन्होंने दोनों गुरुओं की स्तुति इस प्रकार की है। इन पंक्तियों से, इन पंक्तियों को ध्यान में रखना है। वैसे अगर हमें इन दोनों के नाम हमें याद हैं, जो 2 गुरु माने गए हैं जायसी के, अशरफ मियां और मोहिदी या फिर मोइउद्दीन, तो हमें इन पंक्तियों को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगेगी। हम पहचान के अपना उत्तर सही लगा सकते हैं। शाहे वक्त के रूप में इसमें शेरशाह सूरी की प्रशंसा है। उसके बारे में क्या लिखते हैं, शेर शाह दे ली सुल्तानू, चारी हूं खंड तपे जस भानु, कि उस समय पे दिल्ली का सुल्तान
शेरशाह सूरी था, जहां पर इसकी रचना की गई है, जिसका जो तेज है वो चारों दिशाओं में सूर्य की तरह चमक रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे समासोक्ति काव्य कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो ये इन्हें समासोक्ति काव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें जायसी ने मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथा का भी संकेत कर दिया है। जो आत्मा परमात्मा वाली जो कथा है उसको लक्षित कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ये सारे पॉइंट्स जो हैं कि विभिन्न आलोचकों ने पद्मावत के बारे में क्या लिखा है, इसको किसका प्रतीक माना है, इसे क्या उपनाम दिया है, वो सभी यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे एक अनोखा काव्य कहा है, एक अनोखा काव्य कहा है। अब नागमती वियोग खंड में क्या है ये देख लेते हैं। नागमती के विरह का वर्णन 12 मासा पद्धति में किया गया है, जिसको नागमती वियोग खंड का नाम दिया गया है। अब ये विरह वर्णन है कैसा? ये विरह वर्णन स्वाभाविक और मार्मिक है। इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अत्योक्ति नहीं की है, इसीलिए इसको कहा है स्वाभाविक और मार्मिक विरह वर्णन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा है। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहने वाले कौन हैं? आचार्य शुक्ल जी हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इसको कहा है एक अनोखा काव्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नागमती वियोग खंड 12 मासा शैली में लिखा है। आगे आचार्य शुक्ल जो हैं वो पद्मावत को भक्ति काल का वेद काव्य भी कहते हैं। देखिए, अगर ये वाला प्रश्न आ जाता है हमारे एग्जाम में कि भक्ति काल का वेद काव्य किस रचना को कहा जाता है, तो उसमें अगर रामचरितमानस भी एक ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है कि भक्ति काल का वेद काव्य जो है वो पद्मावत को कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो ये पक्का पूछा जा सकता है। आगे डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को रूपक काव्य की संज्ञा दी है। नगेंद्र ने रूपक काव्य की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र पद्मावत में सूफी काव्य रचना के तत्व न मानकर भारतीय भक्ति परंपरा के तत्व मानते हैं। भारतीय भक्ति के तत्व कौन मानता है? डॉक्टर नगेंद्र जी मानते हैं। अब जायसी ने इस कथा की रचना, इस प्रबंधात्मक काव्य की रचना किस लिए की थी वो उन्होंने खुद ही लिखा है। जायसी ने पद्मावत की रचना अमर होने के लिए, अमृत प्राप्ति हेतु की थी। इसके बारे में उन्होंने क्या पंक्ति लिखी है? ओ मन जानिए कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत में चिन्हा। कि इसकी रचना, इस काव्य की रचना मैंने इसलिए की है ताकि मेरा नाम जगत में सदैव अमर रहे। इस पंक्ति को देकर मकु का अर्थ पूछा जा सकता है। यहां पर मकु का अर्थ है मेरी अथवा मेरा, तो ये हमें ध्यान देना है। पद्मावत को जायसी ने प्रेम कथा कहा है। जायसी स्वयं जो हैं वो पद्मावत को एक प्रेम कथा कहते हैं। ये भी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। किस पंक्ति के द्वारा कहते हैं? प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बुझी लेउ जो बुझे पारहु। ठीक है, कि मैंने तो ये कथा जो है वो एक प्रेम कथा के हिसाब से लिखी है, बाकी आप लोग जो है इसका अर्थ किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना है।
ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, क्योंकि नोट्स बनाने की आदत जो है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आती है। पद्मावत जो है उसकी भाषा ठेठ ग्रामीण अवधि मानी गई है। आचार्य शुक्ल जो हैं वो पद्मावत, अखरावट और आखरी कलाम इन 3 रचनाओं को ही जायसी की मूल रचनाएं मानते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जायसी की मूल 3 रचनाओं का नाम आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या क्या है? पद्मावत, अखरावट और आखरी कलाम। इसको हम आपसे याद रख सकते हैं। ये 3 जो रचनाएं हैं इनको याद रखने के लिए मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 3 ही रचनाएं हैं और इनको आसानी से याद रखा जा सकता है। ऐसे अखरावट, आ से आखरी कलाम और पै से पद्मावत। जायसी की कहरनामा, कहरनामा जो इन्होंने रचना रची है, कथा लिखी है, वो क्या है? आध्यात्मिक विवाह वर्णन है इसमें। इसका वर्ण विषय पूछा जा सकता है कि कहरनामा में वर्ण विषय क्या है, तो इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, परमात्मा का महत्व इसमें दर्शाया है और ये एक अन्योक्ति मूलक काव्य है। तो अगर पद्मावत से प्रश्न ना पूछे, कोई एग्जामिनर मूड ना हो उसका पद्मावत से पूछने का कि पद्मावत के बारे में तो सब जानते हैं, तो वो कहरनामा के बारे में पूछ सकते हैं। इसको कहरवा शैली में रचा गया है, जैसा कि नाम है कहरनामा, तो ये कहरवा शैली में रचा गया है, इसीलिए इसका नाम कहरनामा रखा है जायसी जी ने। इनकी एक रचना है कान्हावत। कान्हावत में क्या है? कृष्ण का चरित्र मिलता है और पद्मावत जैसी शैली हमें इसमें प्राप्त होती है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि जायसी की किस और अन्य कृति में पद्मावत जैसी शैली मिलती है, तो उसका नाम हो जाएगा कान्हावत। इसमें अवतारवाद का प्रतिपादन किया है उन्होंने, जबकि ज्ञानाश्रयी शाखा में या फिर प्रेमाश्रयी शाखा में अवतारवाद का कोई हमें मिलता नहीं है लेखा जोखा किसी काव्य में, लेकिन कान्हावत में हमें अवतारवाद का प्रदर्शन प्राप्त होता है। ज्ञानाश्रयी शाखा में तो अवतारवाद का बहुत खंडन भी किया गया है, लेकिन कान्हावत जो है इसमें अवतारवाद आ जाता है, इसीलिए इसे सूफी मत से अछूती माना गया है, या फिर इसको प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत नहीं माना जाता है। आगे देख लेते हैं। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। तो पद्मावत में कौन सा अलंकार सबसे अधिक प्रयोग में लाया गया है? वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद कैसे हुआ है? अराकान राज्य के वजीर थे मगन ठाकुर, इन्होंने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किस कवि ने किया है? आलो उजाला ने किया है। अगर आलो उजाला ऑप्शन में आएगा और हमने ये नहीं पढ़ा होगा तो हमारा ध्यान सीधा आलो आंधारी पर जाएगा और हम सोचेंगे ये तो एक प्रकार की उपाधि है जो कि किसी कवि का नाम नहीं हो सकती है, लेकिन ये उस कवि का नाम है। ये हमें ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लेना है इसको। अब आखिरी कलाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आखिरी कलाम में कयामत के दिन का चित्रण किया गया है, नाम से ही पता चल रहा है आखिरी कलाम। लेकिन ये जो आखिरी कलाम है ये इनकी पहली रचना मानी जाती है। उसमें शाहे वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में। जायसी की प्रथम रचना ये मानी जाती है और इसका रचना काल हिजरी सन 936 या फिर 1528 ईस्वी माना जाता है। इसमें हजरत मोहम्मद का महत्व दर्शाया गया है।
अब इनकी एक और रचना अखरावट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों का विवेचन करती है। तो वर्णमाला से संबंधित जो इनकी रचना है उसका नाम अखरावट है, ये हमें याद रखना है। ये संपूर्ण रचना चौपाई छंद में रचित है। ये अखरावट के बारे में जो 2 पॉइंट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर पद्मावत से नहीं पूछेगा, अखरावट से उसे पूछना है, तो अखरावट के बारे में इन 2 प्रश्नों से ही वो पूछेगा। आगे चित्ररेखा जो है ये प्रेम आख्यान लघु खंड काव्य है। चित्ररेखा का पूछा जा सकता है काव्य कैसा है, वह लघु खंड काव्य है। इसका नायक प्रीतम कुंवर है और नायिका चित्ररेखा है। ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में ये याद रखिएगा, ये प्रेम आख्यानक लघु खंड काव्य है। तो जायसी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, उनके बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए हमने बटोर ली है। अभी हम चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा गया है जायसी और पद्मावत के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम मैक्सिमम जो है वो कवर कर चुके हैं इस क्लास में। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में कवर नहीं हो पाया है वो मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करके लाया हूं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में किस पुस्तक में लिखा गया है, वो है आखिरी कलाम। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में हमें आखिरी कलाम में पता चलता है। क्या लिखा है इनमें, भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस ऊपर कपी बदी, यानी कि मेरा अवतार जो है वो 9वीं सदी में हुआ है, उससे 30 बरस ऊपर हो चुके थे। तो इनकी जो है वो हमें नहीं पता चलता है एग्जैक्टली उनकी जन्म की हिजरी सन। क्यों? क्योंकि इसमें डाउट है। क्या कहा इन्होंने कि 9वीं सदी जो है उससे 30 बरस ऊपर मैंने कविताएं शुरू की है, तो इसके हिसाब से 30 बरस ऊपर यानी 930 से ऊपर फिर कितना भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली हमें इसमें पता नहीं चलता है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। शुक्ल जी भी कह रहे हैं कि इससे ठीक तात्पर्य नहीं पता चलता है हमें। हिजरी 900 सन माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ यही निकलेगा कि जन्म के 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, आखिरी कलाम हमें याद रखना है, जन्म का विवरण हमें उसमें प्राप्त होता है। अब पद्मावत के बारे में क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ये जो पंक्ति है ये किस काव्य कृति के बारे में जायसी ने लिखी है। सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, जिसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन यानी शुरुआत जो है वो कवि ने 927 हिजरी सन में या फिर 1520 ईस्वी के लगभग कहे थे या फिर रचे गए थे। पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त के रूप में शेरशाह सूरी का उन्होंने विवरण दिया है, जो कि 947 हिजरी सन यानी के 1540 ईस्वी में उनका शासन आरंभ ही हुआ था। तो इसके बारे में डाउट है। शेरशाह सूरी के बारे में उन्होंने शाहे वक्त के रूप में लिखा है, तो इसमें इसकी रचना काल के बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आगे चलते हैं। बांग्ला अनुवाद के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से करवाया था। उसमें भी उन्होंने 927 यानी कि 927 ही इसका रचना काल
माना है। आगे क्या लिखते हैं शुक्ल जी जायसी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। ये अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। तो अगर प्रश्न जो है वो पुराने ढर्रे पर चलता हुआ ना देने की सोचे एग्जामिनर, तो ये प्रश्न भी वो अवश्य दे सकता है कि किस राजघराने में जायसी का बहुत मान सम्मान था। तो उत्तर हो जाएगा अमेठी के राजघराने में। ये हमें याद रहना चाहिए। जन्म उनका रायबरेली में और उनका मान सम्मान जो है वो अमेठी के राजघराने में था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी। ये काने और देखने में कुरूप थे। इन्होंने 3 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 3 ही इनकी मूल रचनाएं मानी जाती हैं, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट। आगे देख लेते हैं। ये जो कथन है ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। रामचंद्र शुक्ल जी जायसी के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, यानी कि जितनी प्रसिद्धि उनको एक कवि के रूप में पद्मावत से मिली वो किसी अन्य रचना से नहीं मिली है। उनकी कीर्ति जो आज तक पूरी दुनिया में हो रही है वो उनकी रचना पद्मावत के कारण ही है। तो क्या कह रहे हैं, जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। तो जायसी के हृदय को प्रेम की पीर से भरा हुआ मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई पड़ती है। ये कथन जो है ये यहां से भी आ सकता है और पूछ लेगा कि ये किस रचना के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। कहां से, क्या लोक पक्ष क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों में उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। तो ये जायसी की पद्मावत के बारे में कहा है। ये कथन हमें याद कर लेना है, ऐसे ध्यान में नहीं रहेगा ये कथन। इस कथन को हमें याद कर लेना है। अगर ये पद्मावत वाला कथन आता है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन अगर इस कथन को आधा दे देता है क्या लोक पक्ष से, तो ये हमारे लिए जानना मुश्किल हो जाएगा कि ये किसके बारे में कह रहे हैं। हमें इसको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है पद्मावत के बारे में। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती, अगर एग्जाम में पद्मिनी दे देता है या फिर पद्मावती दे देता है तो दोनों एक ही नायिका के नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पद्मिनी किसी और रचना की नायिका हो सकती है। इसकी कथा थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, संक्षेप में आप लोगों को पढ़ा देते हैं। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको जितनी बार हम पढ़ेंगे उतने ही फैक्ट्स हमारे इसके बारे में क्लियर होते जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं न मिला था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था, अर्थात तोता था, जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था, बहुत ही ज्ञानी था, क्योंकि उसको गुरु का प्रतीक दिखाया गया है। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया, यानी कि उस तोते पर बहुत ही क्रोध आया उसको। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। राजा जो है उस पे पीछे पड़ गया था, उसको मरवाना चाहता था। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया कि सुआ उड़ गया है, भाग गया है। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिये के हाथ पड़ गया, यानी एक शिकारी उसके हाथ वो पड़ गया। बहेलिये क्या होते हैं, जो पशु पक्षियों को पकड़ पकड़ के
बेच देते हैं बाजार में, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर, 1 लाख मुद्राएं दी उस ब्राह्मण को। किसने? चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने। देखिए, इस नायक का नाम कई जगह रतन सिंह या फिर कई जगह रत्न सेन भी मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नायक का नाम है, चाहे रत्न सिंह हो चाहे रत्न सेन हो। धीरे धीरे रत्न सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया, तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप पर बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है? इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। बहुत ज्यादा ही बड़ाई कर दी पद्मिनी की। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा न करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने, चेरी का अर्थात यहां पर दासी से है, चेरी ने राजा के भय से उसे मारा नहीं, क्योंकि राजा को बहुत प्रिय था, इसलिए चेरी ने डर के मारे उसे नहीं मारा, अपने घर उसको छिपा दिया। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया। तब रानी ने कहा चुपके से कि भाई वो तोता जो मैंने दिया था, तुमने मारा नहीं है, उसको लेके आ जाओ। दासी और नागमती की बातें हुई होंगी और वो वापस लाया गया सुआ, और उसने सारी व्यथा कह सुनाई। यहां पर व्यवस्था मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है, व्यथा आएगा यहां पर। उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। तो क्या हुआ? पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनाया गया, जिससे राजा मूर्छित हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी खूबसूरती का, सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा रत्न सिंह जो है वो मूर्छित हो गए, और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था, और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये संख्या जो आई है 16,000 की, जब राजा रत्न सिंह जोगी का वेश बनाकर पद्मावती को ढूंढने निकलते हैं, तब कितने और कुंवर उनके साथ में जोगियों का वेश बनाकर जाते हैं? तो 16,000। इसको हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां मानी जाती हैं, तो 16,000 वो इसके बराबर हो जाएंगी। आगे, कलिंग के जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला, और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल जा पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा। यहां पर देखिए, पद्मावती का ध्यान और जप करते हुए दिखाया है, यानी कि यहीं पर दूसरी कथा की ओर संकेत जायसी ने कर दिया है, जो कि प्रतीकात्मक कथा आत्मा और परमात्मा की है। और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। हीरामन सुआ जो है वो गुरु का प्रतीक है, और यहां पर एक संदेशवाहक का भी उसने रोल प्ले किया है, या फिर ये कहिए कि दोनों के गुरु के रूप में यहां पर उसने अपना प्रतीक दिखाया है। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई। श्री पूजन के दिन, ठीक है, शिव पूजन के दिन कौन सा दिन था? वो श्री पंचमी का दिन था। पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया, फिर से मूर्छित हो गए राजा। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहलवा भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघल गढ़ पर चढ़ो, तभी मुझे देख सकते हो। तो सिंघल द्वीप उसको बुलाया गया। शिव से सिद्धि प्राप्त कर
राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सिंह को सूली देने के लिए ले जा रहे थे। इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि के नारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। यहां पर भी देखिए कि हिंदू कवि जो कथाएं हैं उन्हीं को पेश किया गया है कि भक्त लोग जो हैं, जोगी जो हैं, वो घेर कर किले को खड़े हो गए हैं। तो भगवान जो हैं, शिव जी जो हैं और हनुमान, वो स्वयं उनकी रक्षा के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। ये कथन आ सकता है, पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। ये कथन किसने किसको कहा है? ये कथन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये कथन जो है राजा गंधर्व सेन भगवान शिव से कहते हैं। इस प्रकार रत्नसेन ने पद्मावती से विवाह कर लिया और कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रत्नसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था या फिर राजपुरोहित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। यक्षिणी सिद्ध पुरुष जो है वो कौन था? वो राघव चेतन था। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तो उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने के लिए और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के एक कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रत्नसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर अत्यंत क्रुद्ध हो गया राजा और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ को घेरे रहा, पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने स्वीकार करके बादशाह को दावत दी। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देखी, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और उसको पकड़कर दिल्ली ले गए। ये छल कपट की कहानी माया की अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की है। पद्मावती को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हो गई, पर तुरंत एक वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में, ये भी संख्या याद रखनी है, 700 पालकियों में वो गए थे। सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली में पहुंचे। बादशाह के यहां संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में आ जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और उसमें एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रत्नसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल जो है वो रतनसेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। यहां पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गोरा जो है वो वृद्ध है। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल, ये भी एक पात्र है,
जिसको याद रखना जरूरी है। ये गौण पात्र जो है ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कहां के राजा थे और उनका नाम क्या था। द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे जाते हैं। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सती हो जाना। हमने देखा भी है, कथा में पढ़ा भी है, बहुत ही मार्मिक दृश्य ये है। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा, तब वहां राख के ढेर के सिवा उसे कुछ और नहीं मिला। ये कथा जो है भारतीय परंपरा की जो सती होने की प्रथा है उसका विरोध नहीं बल्कि उसे सही ठहराती हुई दिखाई पड़ती है। तो यहां पर वही प्रतीक योजना आ जाती है जो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। तो ये हमें ध्यान देना है, याद रखना है कि ये मसनवी शैली में लिखा गया है। पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसमें दोनों बातें लिख दी गई हैं कि मसनवी शैली में है, लेकिन जो नागेंद्र जी ने बोला है कि इसमें भारतीय भक्ति परंपरा के तत्व हैं। उत्तरार्ध में क्या है, लोक पक्ष का भी विधान है। इसके उत्तरार्ध भाग में जो नागमती वियोग खंड है उसमें लोक पक्ष का वर्णन किया गया है। और पद्मावत के बारे में इतनी जानकारी मोर देन सफिशिएंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप पढ़ते रहिए मेरे साथ में। हिंदी साहित्य की कक्षाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसमें जितनी भी क्लासेस हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट 2 से हो चुकी हैं वो अपलोडेड भी हैं प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख सकते हैं। दूसरी जो क्लास हमारी चल रही है वो हिंदी कहानी की चल रही है, जिसमें हम बंग महिला द्वारा रचित दोनों कहानियों को पढ़ रहे हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, उसका संपूर्ण विवरण ऑथेंटिक किताबों से हो चुका है, उसकी क्लास हो चुकी है। और अगली क्लास हम दुलाई वाली कहानी की करने वाले हैं, जिसका हम संपूर्ण विवेचन करेंगे, उसके बारे में सारी बातें जानेंगे, उस कहानी का भी पूरा वाचन करेंगे, फैक्ट्स को समझेंगे और एग्जाम में आने वाली प्रत्येक इंपॉर्टेंट चीज को हम ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे। और आप जुड़े रहिए मेरे साथ में इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है हिंदी सरोज ऑनलाइन, जिसमें आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हिंदी से रिलेटेड की तैयारी करवाई जाती है। और ये हमारा टारगेट बैच यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए चल रहा है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।